गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशो इजी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम हमारा क्लास स्ट्रगल का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। जो क्लास स्ट्रगल पार्ट 1 प्रीवियस लेक्चर मैंने बनाया है उस पे हमने देख लिया था कि क्लास जो है वो क्या होती है और क्लास का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है एज़ पर कार्ल मार्क्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि क्लासेस के बीच में जो स्ट्रगल है, जो ये क्लास स्ट्रगल है, उसके मेन रीजंस क्या थे। रीजंस ये थे कि जो आपके हैव और हैव नॉट क्लास हैं, ओके, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट है, डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं। और जब सोसाइटी में डिफरेंट एस्पिरेशंस होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से सोसाइटी में दोनों क्लासेस के बीच में, हैव और हैव नॉट क्लास के बीच में स्ट्रगल होगा। और ये स्ट्रगल जो है वो हिस्टोरिकल स्ट्रगल है, जो स्लेव सोसाइटी से स्टार्ट हुआ था, फ्यूडल सोसाइटी में भी रहा, और आज की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें जो हैव और हैव नॉट है उसके बीच में भी ये क्लास स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि ये जो क्लास स्ट्रगल है जो आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी चल रहा है वो कैसे ख़त्म होगा। मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि एक प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, प्रोलिटेरिएट कौन होते हैं? जो हैव नॉट्स होते हैं। ठीक है, तो हैव नॉट्स आज की सोसाइटी में कौन है, या प्रोलिटेरिएट आज की सोसाइटी में कौन है? वो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो वेज लेबर्स हैं, ठीक है, जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। ठीक है, और जो आपकी गिग इकोनॉमी में जो वर्कर्स हैं, ये सारे कौन हैं? हैव नॉट या फिर प्रोलिटेरिएट क्लास। मार्क्स ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि यही क्लास, प्रोलिटेरिएट क्लास जो है, ये एक रेवोल्यूशन करेगी, और इस रेवोल्यूशन की वजह से सोसाइटी में सोशलिज़म और कम्युनिस्ट सोसाइटी स्टेब्लिश होगी आगे जाके। ठीक है, जिसकी वजह से जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस, हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी चल रही है, एक्सप्लॉयटेशन चल रही है हैव नॉट के साथ, वो जो है वो कम्युनिज़म और सोशलिज़म के स्टेब्लिश होने से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन का मकसद होगा कि हम सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी को स्टेब्लिश करेंगे, जिससे इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस जो हिस्ट्री से चली आ रही है, जो स्लेव सोसाइटी से चली आ रही है, जो फ्यूडल सोसाइटी में भी थी और जो आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी है, वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज़ और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो हम आज की क्लास में यही देखेंगे कि प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन जो है वो होगा कैसे, और ये प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन क्या करेगा? कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को, आज की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसे ख़त्म कर देगा। ठीक है, और इसे ख़त्म करेगा तभी तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्टेब्लिशमेंट होगी। ये किसने प्रिडिक्ट किया है? कार्ल मार्क्स ने। और मार्क्स का कहना है विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्लास स्ट्रगल विल ऑल्सो कम टू एन एंड। ठीक है, क्लास स्ट्रगल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो हिस्ट्री से क्लास स्ट्रगल चल रहा है हैव और हैव नॉट के बीच में, वो क्लास स्ट्रगल भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं और आज हमारा क्लास स्ट्रगल का टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा, और जो मार्क्सिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो भी आज ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट डे हम हमारा इमाइल दरखीम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो देखो, मार्क्स ने जो सोसाइटी की क्लासिफिकेशन की है ना, उसमें जो उसने क्लासेस बताए हैं वो दो ही मेजर क्लासेस बताए हैं अभी तक। एक होता है हैव, एक होता है हैव नॉट। मैंने आपको क्या बताया था? हैव कौन होते हैं? जो सोसाइटी के रिसोर्सेस या जो सोसाइटी के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर लेते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर लेते हैं, जिसे आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हो। और अल्टीमेटली यही लोग जिन्होंने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर लिया है,
यही सोसाइटी के अदर स्ट्रक्चर्स पे कंट्रोल करते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल करते हैं, रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल करते हैं। क्लियर? इसे ही क्या बोला गया है? सोशल सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो लोग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल कर रहे हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर रहे हैं, अल्टीमेटली वही लोग सोशल सुपर स्ट्रक्चर पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। समाज के जो अदर रिसोर्सेस हैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल, ठीक है, इस पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, कौन है ये? हैव्स हैं। हैव नॉट मैंने आपको बता दिया था कौन है, जिनका सोसाइटी के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है, और क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही कंट्रोल नहीं है, तो ये सोसाइटी के अदर स्ट्रक्चर या जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर्स हैं उस पर भी इनका किसी तरीके का कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि जो आज की लेबर्स हैं, या जो स्लेव सोसाइटी में जो स्लेव्स थे, या जो फ्यूडल सोसाइटी में जो सर्फ थे, ठीक है, तो इनका सोसाइटी के किसी भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल सुपर स्ट्रक्चर पे कंट्रोल नहीं है। क्लियर? तो यही होते हैं हैव एंड हैव नॉट। हैव मीन्स हैविंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, हैव नॉट मीन्स नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। ओके, तो मार्क्स ने अपनी जो क्लासिफिकेशन की है सोसाइटी की, उसमें उसने दो मेजर क्लासेस बताए थे, हैव और हैव नॉट, लेकिन मार्क्स ने दो माइनर क्लासेस भी बताए हैं। ठीक है, कि ये क्लासेस भी हैं सोसाइटी में। ठीक है, एक है पेटी बूर्जुआ क्लास और एक है लंपन प्रोलिटेरिएट। ओके, तो आज हम पेटी बूर्जुआ क्लास और लंपन प्रोलिटेरिएट को देखेंगे, और हम देखेंगे कि ये पेटी बूर्जुआ क्लास जो है वो किस तरीके से प्रोलिटेरिएट क्लास या ये हैव नॉट क्लास की हेल्प करेगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। ठीक है, और हेल्प करके क्या करेगा? रेवोल्यूशन करने में हेल्प करेगा, है ना, रेवोल्यूशन करने में हेल्प करेगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करने में ये पेटी बूर्जुआ क्लास किसकी हेल्प करेगा? जो प्रोलिटेरिएट क्लास है या जो हैव नॉट क्लास है उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो समझते हैं हु आर पेटी बूर्जुआ क्लास। पेटी बूर्जुआ क्लास कौन है? देखो, पेटी बूर्जुआ क्लास वो होते हैं सोसाइटी में, मार्क्स ने बोला है कि ये कौन होते हैं? दे आर स्मॉल स्केल ओनर्स। ठीक है, जैसे कि शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स, लॉयर्स, टीचर्स और डॉक्टर्स। ठीक है, कि ये लोग थोड़े थोड़े पावरफुल है सोसाइटी में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इनके पास थोड़े थोड़े रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में, है ना। कोई डॉक्टर होगा तो ऑफ कोर्स उसकी जो एक स्टेटस है वो थोड़ा अच्छा होगा, है ना, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है सोसाइटी में जैसे कि एक बिग बिजनेसमैन या बिग कैपिटलिस्ट क्लास का है आज की सोसाइटी में, है ना। तो अगर आप आज की सोसाइटी में देखो तो जो बूर्जुआ क्लास है ना, जो बूर्जुआ क्लास है वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, अपनी ही सोसाइटी में। अडानी, अंबानी, ये इस तरीके के लोग हैं। ठीक है, लेकिन आप देखो जो टीचर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो आर्टिशियंस हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, ठीक है, इनके पास थोड़े थोड़े रिसोर्सेस होते हैं, है ना। हाँ, ये एक तरीके से प्रोलिटेरिएट क्लास की कैटेगरी में नहीं है। ओके, प्रोलिटेरिएट क्लास की कैटेगरी में नहीं है। प्रोलिटेरिएट क्लास तो ऐसी क्लास है जिसके पास किसी भी तरीके का रिसोर्स का कंट्रोल ही नहीं है। तो ये जो पेटी बूर्जुआ क्लास है, ये एक्चुअली इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊँ ये डायग्राम बना के, कि ये आपका बूर्जुआ क्लास है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, कैपिटलिस्ट क्लास, ये आपका पेटी बूर्जुआ क्लास है, और ये आपका प्रोलिटेरिएट क्लास है। तो सोसाइटी का जो सबसे निचला हिस्सा है वो है प्रोलिटेरिएट क्लास, और ये जो ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर है, जो ये ट्रांजिटरी क्लास है, जो एक मिडिल क्लास की तरह फंसा हुआ है, या तो ये बूर्जुआ क्लास बन सकता है या फिर ये सीधा प्रोलिटेरिएट क्लास की कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है, तो ये जो बीच का क्लास है जो फंस गया है, ठीक है, बूर्जुआ क्लास और प्रोलिटेरिएट क्लास के बीच में जो फंस गया है, इसे क्या कहा गया है? पेटी बूर्जुआ क्लास। ठीक है, ओके,
तो ये स्मॉल स्केल ओनर्स होते हैं, ठीक है। इनके पास थोड़ा बहुत मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, है ना, थोड़ी बहुत इनके पास सोसाइटी के रिसोर्सेस होते हैं, बट दे आर नॉट वेल्दी लाइक बूर्जुआ क्लास, ठीक है। तो ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट या बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरह दे आर नॉट वेल्दी, बट दे वांट टू बी वेल्दी, दे वांट टू बी पावरफुल, बट बिकॉज दे डू नॉट हैव fully control over the resources, that is why they are stuck in between, okay। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये बूर्जुआ क्लास और प्रोलिटेरिएट क्लास के बीच में फंसे हुए हैं। जैसे कि हमारा मिडिल क्लास है, इंडियन मिडिल क्लास है, जैसे कि हम हैं, हमारे पास अंबानी और अडानी जैसे तो रिसोर्सेस नहीं है ना, हमारे पास छोटे छोटे रिसोर्सेस हैं, ठीक है, ओके, जिससे हम जो है सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हमारी एस्पिरेशन क्या है कि हम भी बूर्जुआ क्लास की तरह बने, हमारे पास भी और पैसा हो और रिसोर्सेस हो, हम और पावरफुल हो, ठीक है। तो हम मेहनत करते हैं, या तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं कि हम सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस जो है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो, है ना। तो मिडिल क्लास, और अगर मिडिल क्लास जो है वो मेहनत नहीं करता या सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसको अपर मोबिलिटी नहीं करने देती, तो वो और ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि और ज़्यादा ट्रैप में फंस सकता है, उसकी जो सोशल पोजीशन है और ज़्यादा डाउनग्रेड हो सकती है ना। तो जैसे प्रोलिटेरिएट क्लास की तरह, ठीक है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज का जो टाइम है जो मिडिल क्लास के साथ हो रहा है, तो अब मिडिल क्लास में भी दो टाइप की क्लास है, एक है अपर मिडिल क्लास और एक है ये है लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के पास रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी भी देखी जा रही है लोअर मिडिल क्लास में, ठीक है। तो समझ आया आपको कि पेटी बूर्जुआ क्लास जो है दे आर स्मॉल स्केल ओनर्स, दे हैव सम कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, बट दे आर नॉट वेल्दी लाइक बूर्जुआ क्लास एंड दे आर स्टक इन बिटवीन। मैंने बता दिया आपको, या तो ये बूर्जुआ क्लास की तरह ऊपर उठ सकते हैं, या तो ये इस प्रोलिटेरिएट क्लास की कैटेगरी में जा सकते हैं, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास की सिचुएशन है, ओके। और ये बूर्जुआ क्लास की तरह बनना चाहते हैं, यही कौन है, पेटी बूर्जुआ क्लास, क्लियर, पेटी बूर्जुआ क्लास। अब देखते हैं लंपन प्रोलिटेरिएट कौन होते हैं। मार्क्स ने कहा है कि सोसाइटी के वो ग्रुप जो क्रिमिनल्स हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या जो बेगर्स हैं, ठीक है, इस तरीके के जो लोग हैं, ओके, इन्हीं को क्या बोला है मार्क्स ने, लंपन प्रोलिटेरिएट। लंपन प्रोलिटेरिएट प्रोलिटेरिएट क्लास से डिफरेंट है। प्रोलिटेरिएट क्लास या फिर हैव नॉट क्लास जो है, एटलीस्ट ये फैक्ट्री में काम करके कमा तो रहा है ना, अपनी स्किल्स तो यूज़ कर रहा है, प्रोडक्ट्स तो बना रहा है, ठीक है, मतलब वर्क तो कर रहा है। लेकिन लंपन प्रोलिटेरिएट वो क्लास है जिसके पास किसी भी तरीके का काम नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड, एंड बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड दे हैव हायर टेंडेंसी टू do negative things in the society such as they become criminals, okay। तो criminals बन जाते हैं या beggars बन जाते हैं ना। मार्क्स कहते हैं कि जो लंपन प्रोलिटेरिएट है इसके पास कभी भी क्लास कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती। इसके पास क्लास कॉन्शियसनेस इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि ये जो है फैक्ट्री में काम ही नहीं कर रहा, ये अनएम्प्लॉयड क्लास है। तो जब इसने कभी देखा ही नहीं इनजस्टिस कैसे हो रहा है समाज में, कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर कितना एक्सप्लॉइटेटिव है, इसको ये सब पता ही नहीं, क्योंकि ये उस सिस्टम में काम ही नहीं कर रहा है, दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। सो मार्क्स सेज कि देयर इज़ नो क्लास कॉन्शियसनेस अमंग लंपन प्रोलिटेरिएट। और मार्क्स ने कहा था ना, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब तक क्लास कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती है ना, कि अपनी क्लास को लेके, अपनी जो हैव नॉट क्लास को लेके आप कॉमन प्रॉब्लम को लेके अवेयर नहीं होते कि हमारी क्लास का कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है, तब तक आप रेवोल्यूशन नहीं करोगे ना, क्रांति नहीं करोगे, क्योंकि क्रांति करने के लिए तो मास चाहिए, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप चाहिए, है ना। तो जब तक आप जो है अपनी
कॉमन प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज नहीं करते या आपके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस नहीं आती, आप रेवोल्यूशन नहीं करते। तो मार्क्स कहते हैं क्योंकि ये अनएम्प्लॉयड हैं, दे आर क्रिमिनल्स, ओके, दे हैव नेगेटिव रोल्स इन द सोसाइटी, दे डू नॉट डेवलप एनी क्लास कॉन्शियसनेस, ओके, एंड दैट इज़ वाई दे आर इनकैपेबल ऑफ एनी रेवोल्यूशन। ये किसी तरीके का रेवोल्यूशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि रेवोल्यूशन करने के लिए क्या चाहिए? क्लास कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए। एंड बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड, दे डू नॉट work in factories, they are not aware of the exploitative system of capitalism, okay, so they do not develop class consciousness। तो ये ग्रुप कौन है? लंपन प्रोलिटेरिएट। ठीक है, क्लियर हो गया? पेटी बुर्जुआ क्लास कौन होता है, लंपन प्रोलिटेरिएट कौन होता है? नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ पेटी बुर्जुआ क्लास इन प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन। हमने पढ़ लिया कि ये जो पेटी बुर्जुआ क्लास है ये प्रोलिटेरिएट क्लास की हेल्प करता है रेवोल्यूशन करने में। ठीक है, ओके, ताकि रेवोल्यूशन करने से क्या होगा? बुर्जुआ क्लास या फिर हैव क्लास जो है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा पूरी तरह से, और हैव क्लास के ख़त्म होते ही कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का भी खात्मा हो जाएगा, और हमारी जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी है उसकी इस्टेब्लिशमेंट होगी, और जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन होता आया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि पेटी बुर्जुआ क्लास कौन थे, जिनके पास थोड़े थोड़े रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, पर हाँ उनके पास थोड़े थोड़े मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ओके। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि ये पेटी बुर्जुआ क्लास रेवोल्यूशनरी क्यों हो जाता है, ये क्यों कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहता है, क्यों ये प्रोलिटेरिएट क्लास या हैव नॉट क्लास की हेल्प करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? देयर बिजनेस डूम्ड अंडर कैपिटलिज्म। देखो, मार्क्स कहते हैं कि जो पेटी बुर्जुआ क्लास है इसका जो बिज़नेस है ना, जो इसका छोटे मोटे बिजनेस है, ठीक है, जैसे शॉपकीपर्स है, आर्टिशंस हैं, इस तरीके के जो ये लोग हैं जिनके पास ये थोड़े थोड़े रिसोर्सेस हैं, इनका जो बिज़नेस है ना वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक तरीके से डिमिनिश होता जा रहा है। इनका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है, इनके बिज़नेस की ग्रोथ नहीं है। ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में ग्रोथ सिर्फ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्हीं के बिज़नेस की ग्रोथ है। ठीक है, इनके बिज़नेस की ग्रोथ नहीं है, इनके बिज़नेस के लिए इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स की नेगोशिएशन कर सके। ठीक है, नेगोशिएशन कर सके। ठीक है, दूसरी बात, इनके पास इतना कैपिटल, इतना रिसोर्स नहीं है जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर सके और उनसे उनको एक प्रॉफिटेबल रिटर्न्स मिले, ऐसा भी नहीं है। तो जब देखो इस तरीके के इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बिज़नेस जो है वो ख़राब होगा, बिज़नेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा। जैसे कि हमारी मिडिल क्लास को देख लो, है ना, मिडिल क्लास मोस्टली सेल्फ बिजनेस करता है ना, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस, शॉपकीपर्स हैं, इस तरीके के ग्रॉसरीज हैं, तो ये इतना ग्रो नहीं करते हैं ना, ये सिर्फ थोड़े बहुत रिसोर्सेज को अक्वायर कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि इनका बिजनेस ही ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी जो पोजीशन है वो कैसी है? अनस्टेबल सोशल पोजीशन। मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका बुर्जुआ क्लास हो गया, ये आपका पेटी बुर्जुआ क्लास हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या है? प्रोलिटेरिएट क्लास। तो ये जो पेटी बुर्जुआ क्लास है ना, जो ये बीच का क्लास है, ठीक है, ये जो बीच का क्लास है पेटी बुर्जुआ क्लास, इसकी पोजीशन काफ़ी अनस्टेबल है। या तो ये सीधा बुर्जुआ क्लास की कैटेगरी में जा सकता है या फिर ये सीधा प्रोलिटेरिएट क्लास की कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है, ओके, मान लो कि इसके पास इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स हो गए, देखो यहाँ पे इसका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन आएगी, वेल्थ भी जनरेट नहीं होगा, तो अब इनके चांसेस हाई हो जाते हैं प्रोलिटेरिएट क्लास की पोजीशन में
ट्रैप होने की, है ना। तो ये ऊपर उठ नहीं सकते, फिर एलीट ग्रुप में नहीं जा सकते, तो इनकी पोजीशन कैसी है, अनस्टेबल है, ठीक है। या तो बूर्जुआ क्लास के पोजीशन में जाएंगे या प्रोलिटेरिएट क्लास में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप आज के मिडिल क्लास को देख लो, मिडिल क्लास जो है हमारा, एक टाइम पे जब ये क्लास बना था, ठीक है, मोस्टली यूरोपियन एनलाइटनमेंट के टाइम जो ये क्लास ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, उस समय ये इन्फ्लुएंशियल क्लास था। लेकिन आज इसी क्लास की डिवीज़न हो गई अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में। तो लोअर मिडिल क्लास के पास ज़्यादा चांसेस है कि वो और ज़्यादा पॉवर्टी और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है और ज़्यादा इनसिक्योरिटी की तरफ जा सकता है ना। क्लियर। तो इनकी पोजीशन कैसी है, अनस्टेबल पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो ये रेवोल्यूशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये लोग रेवोल्यूशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन प्रॉमिस करता है कि जब सोशलिज्म या कम्युनिस्ट सोसाइटी स्टेब्लिश होगी ना रेवोल्यूशन के बाद, तो आपके साथ जस्टिस किया जाएगा, ठीक है, आपके साथ फेयरनेस, ठीक है, आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी, आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ है, ये जो प्रॉमिसिंग आइडियाज़ है, जिससे आपकी सिचुएशन और अच्छी होगी, है ना। तो इस उम्मीद में पेटी बूर्जुआ क्लास प्रोलिटेरिएट क्लास की हेल्प करते हैं रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो आप समझ गए क्यों इन्होंने हेल्प किया है, क्योंकि इनको भी जस्टिस चाहिए, फेयरनेस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो इसी उम्मीद में ये प्रोलिटेरिएट क्लास की हेल्प करते हैं कि ठीक है, रेवोल्यूशन के बाद जो सोशलिस्ट सोसाइटी और जो कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी उसमें शायद ये पोजीशंस जो है हमारी वो ठीक हो जाए, हमारी जो सिचुएशंस है वो ठीक हो जाए। क्लियर। ओके, हमने देख लिया कि पेटी बूर्जुआ क्लास जो है वो प्रोलिटेरिएट क्लास की हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है अभी हमने देख लिया। अब ये कैसे हेल्प करता है, हाउ पेटी बूर्जुआ क्लास विल हेल्प प्रोलिटेरिएट क्लास इन रेवोल्यूशन। फर्स्ट इज मास सपोर्ट। आप एक बात बताओ, सोसाइटी में ये बूर्जुआ क्लास है, ये पेटी बूर्जुआ क्लास है और ये प्रोलिटेरिएट क्लास है। जब पेटी बूर्जुआ क्लास और प्रोलिटेरिएट क्लास एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो क्या ये मास सपोर्ट नहीं होगा, एक बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं मिलेगा प्रोलिटेरिएट क्लास को, है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लोगों का नंबर बढ़ जाएगा रेवोल्यूशन में, है ना, और ज़्यादा लोग आ जाएंगे रेवोल्यूशन में। तो ये जो बूर्जुआ क्लास है, ठीक है, जो 1% है, जो ये सोसाइटी में ग्रुप 1 और 2%, इसके खिलाफ फिर 98% जो लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये मास सपोर्ट ही तो हुआ, है ना। और जब भी कोई मास स्ट्रगल होता है, जब बहुत बड़े ग्रुप पे बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रगल होता है, तो उस मोमेंट को सप्रेस करना, रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। दूसरी बात, ये जो पेटी बूर्जुआ क्लास है ये प्रोलिटेरिएट क्लास को रिसोर्सेस देंगे, क्योंकि प्रोलिटेरिएट क्लास के पास तो रिसोर्सेस नहीं है ना, ठीक है। तो इनको रिसोर्सेस देंगे, पैसे देंगे, टूल्स देंगे, आर्म्स देंगे रेवोल्यूशन करने के लिए, ठीक है, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाएंगे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को चैनलाइज करवाएंगे, ठीक है, पास करवाएंगे, ठीक है। कैसे पास करवाएंगे, जैसे कोई मैगज़ीन छाप दी, न्यूज़पेपर में लिख दिया, जब आप उसको पढ़ोगे तो ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ क्या हो रहे, चैनलाइज हो रहे ना, मीडिया की हेल्प से आपने चैनलाइज किया, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाओगे, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी डिमांड्स को रखोगे, ओके। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पेटी बूर्जुआ क्लास है, क्योंकि खुद इनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, ओके, तो ये कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के लूप होल्स को समझते हैं। ये प्रोलिटेरिएट क्लास इतना नहीं समझते कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के लूप होल्स को, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपनी इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन दिख रही है। लेकिन जो ये पेटी बूर्जुआ क्लास है, इसको पता है कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, इसकी एग्जैक्टली कमियां क्या है। और कमियां क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ठीक है, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, एक फॉल्स आइडियोलॉजी बना रखी है ना,
कि जो डोमिनेंट लोग हैं उन्हीं की आइडियोलॉजी जो है वो समाज में प्रिवेल करेगी, ठीक है। ट्रू फॉल्स कॉन्शियसनेस बना रखा है प्रोलिटेरिएट क्लास में कि आपकी जो ये सिचुएशन है ये आपके कर्मों की वजह से है, ठीक है। तो इनको रिलीजन का सहारा दे दिया है ना। तो ये सब अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ये सब कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के लूप होल्स हैं, ठीक है। जानबूझ के इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट की गई है ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके अवेयर ही ना हो पाए। प्रोलिटेरिएट क्लास या हैव नॉट क्लास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके अवेयर ही ना हो पाए। तो ये सच्चाई कौन जानता है? पेटी बूर्जुआ क्लास, ठीक है, कि कैपिटलिस्ट सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे कर रही है, ठीक है। ओके, तो आप एग्जाम्पल देख लो। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ या इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, इसमें जो हमारे पेटी बूर्जुआ क्लास थे, ठीक है, जैसे लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, छोटे छोटे बिजनेसमैन, इन्होंने ही तो मूवमेंट को ज्वाइन किया है ना, कॉमन पीपल के साथ मिलके। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे लोगों को, कौन थे वो? लॉयर्स थे, है ना, मोस्टली लॉयर्स थे, ठीक है। तो ये कौन है? मिडिल क्लास जो था वो था उसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसने और कॉमन लोगों के साथ मिलके प्रोटेस्ट किया, ठीक है। गांधी जी कोई मूवमेंट करते थे, ठीक है, या सुभाष चंद्र बोस कोई मूवमेंट करते थे, तो उसमें कॉमन लोग पार्टिसिपेट करते थे। और ये जो है ये लोग मूवमेंट में रिसोर्स देते थे, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, लीडरशिप देते थे, आइडिया, रेवोल्यूशनरी आइडिया को चैनलाइज करते थे, है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, डिमांड करते थे ब्रिटिशर से कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ही तो हमें इंडिपेंडेंस मिली है। इसी वजह से तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो डेस्पोटिक सोसाइटी थी, डेस्पोटिक रूल था, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके एक सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सोसाइटी उन्होंने बनाई, बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना। तो समझे आप पेटी बूर्जुआ क्लास या ये जो मिडिल क्लास है एक तरीके से, इसका किस तरीके से रोल होगा रेवोल्यूशन में। क्लियर? नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट लेड टू रेवोल्यूशन। देखो ये वाली कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये जो मार्क्सिज्म की थ्योरी है, ओवरऑल जो इसमें कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं ये वही कीवर्ड्स हैं। आप अगर इसको अपने आंसर में लिखोगे, डेफिनेटली आंसर सोशियोलॉजिकल बनेगा। एक एक करके इन कीवर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, ये बता रहे हैं कि रेवोल्यूशन कैसे होता। वैसे तो हम जानते हैं कि रेवोल्यूशन का क्या रीज़न है, कि सोसाइटी में ग्रुप आया है, उसने सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लिया, और इस रिसोर्स को कंट्रोल करने के प्रोसेस में उसने जो सोसाइटी का हैव नॉट ग्रुप था उसके साथ काफ़ी इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस किया। और इसी वजह से अब ये हैव नॉट ग्रुप अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए एक रेवोल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेटी बूर्जुआ क्लास, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को एक बार कीवर्ड से समझ लेते हैं, और ये कीवर्ड्स मार्क्स ने दिए, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दिए, ठीक है। सो द फर्स्ट कीवर्ड इज बोर्जुआइजेशन, ठीक है। बोर्जुआइजेशन जैसे भी आप प्रोनाउंस करो देख लेना। देखो, बोर्जुआइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समाज में एक ग्रुप आ जाता है, हैव, और वो रिसोर्सेज को अक्वायर कर लेता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल सुपरस्ट्रक्चर को कंट्रोल कर लेता है, वेल्थ को कंट्रोल कर लेता है। तो इसी को हमने क्या बोला है? बोर्जुआइजेशन। एक तरीके से बोर्जुआ क्लास का फॉर्म होना, हाफ क्लास का फॉर्म होना कैपिटलिस्ट सिस्टम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म है प्रोलिटेरियटाइजेशन। प्रोलिटेरियटाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो दूसरा ग्रुप है समाज का, हैव नॉट, है ना, ये जो हैव नॉट ग्रुप है, अब क्योंकि एक क्लास आई हैव क्लास, उसने बोर्जुआइजेशन के प्रोसेस से रिसोर्सेज को अक्वायर कर लिया, तो अब सोसाइटी में रिसोर्सेज बचे ही नहीं अक्वायर करने के लिए। तो जिन लोगों ने अक्वायर नहीं किया, अब वो फैक्ट्रीज़ में एज अ वेज लेबर्स काम करेंगे, है ना, वेज लेबर्स काम करेंगे, गिग इकोनॉमी में काम करेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रोलिटेरियटाइजेशन। प्रोलिटेरियटाइजेशन मतलब प्रोलिटेरिएट क्लास का कैपिटलिस्ट सिस्टम में फॉर्म होना, ठीक है। ये जो हैव नॉट क्लास या ये जो प्रोलिटेरिएट क्लास फॉर्म हो रही है,
कैपिटलिस्ट सिस्टम में इसे क्या कहा गया है, प्रोलिटेरिटाइजेशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज पॉपुलराइजेशन। पॉपुलराइजेशन मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी। किसके साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी हो रही है, जिस क्लास का प्रोलिटेरिटाइजेशन हुआ है, या फिर ये जो हैव नॉट क्लास या जो प्रोलिटेरिएट क्लास है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, ये बहुत ज़्यादा गरीब क्लास है। समझते हैं कैसे। देखो, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, उस इंडस्ट्रीज़ में जो लोग एज अ वेज लेबर्स काम कर रहे हैं, क्या ये बहुत बड़े बड़े मकानों में रहते? नहीं, ये जनरली स्लम्स में रहते हैं। ठीक है, जो सुबह उठ के फैक्ट्री में जाते हैं काम करने और फिर वापस आके इसी स्लम में रहते हैं। ठीक है, तो स्लम एरिया में रहते हैं। क्योंकि ये स्लम एरिया में रहते हैं तो ये एरिया काफ़ी डिजीज़ प्रोन होती है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ के चांस होते हैं। बिकॉज ऑफ डिजीज़ दे आर हाईली प्रोन टू बैड हेल्थ। ठीक है, इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती। क्योंकि इनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो दे एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट एनी मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह इतने प्रोडक्टिव नहीं रहते। ठीक है, ओके, क्योंकि डिजीज़ेस होंगी, स्लम एरिया में रह रहे हो, गंदे जगहों पे रह रहे हो, है ना, तो आप एज ए ह्यूमन रिसोर्स इतने प्रोडक्टिव नहीं रहोगे बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ। और ऐसी ही सिचुएशन में आपका और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, है ना, क्योंकि आप जो है एक बेटर जगहों पे जाके नहीं रह पाते। ठीक है, स्लम एरिया में रहते हो। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो ऑब्वियसली ये आपके स्टेटस को क्या बना देगी, पुअर बना देगी, है ना। आप पॉवर्टी में चले ही जाओगे, है ना, पॉवर्टी के प्रोसेस में, पॉवर्टी के साइकिल में फंस जाओगे। ठीक है, इसे ही मार्क्स ने क्या बोला है, पॉपुलराइजेशन। ठीक है, पॉपुलराइजेशन मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब मार्क्स कहते हैं कि जब एक्सट्रीम पॉवर्टी या पॉपुलराइजेशन हो जाता है समाज में, तो एक क्या वर्ड दिया इन्होंने, क्लास पोलराइजेशन। क्लास पोलराइजेशन का मतलब है एक्सट्रीम इनइक्वालिटी बिटवीन क्लासेस। जैसे कि अगर मैं इस स्केल पे देखूं तो यहाँ पे एक क्लास है इस पोल पे, और इस पॉइंट पे, इस पोल पे एक क्लास है। ठीक है, ये आपकी हैव क्लास है, ये आपका हैव नॉट क्लास है। ठीक है, क्लास पोलराइजेशन हो गया ना, दोनों जो है एकदम एक्सट्रीम इनके बीच में इनइक्वालिटी है। एक क्लास बहुत ज़्यादा अमीर है, वेल्दी है, और एक क्लास बहुत ही ज़्यादा गरीब है। सो दिस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन, हैविंग यू आर प्रेजेंट एट डिफरेंट एंड्स। ओके, एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, एक्सट्रीम एंड्स पे हो, ये एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली वेल्दी है, और ये हैव नॉट क्लास एक्सट्रीमली पुअर है ना। सो दिस इज कॉल्ड क्लास पोलराइजेशन। नेक्स्ट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। मैंने आपको फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब बताया था कि ये जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, इसके अंदर क्या है, ये अपनी क्लास को लेके अवेयर नहीं है। ये अपनी हैव नॉट क्लास की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको लेके अवेयर नहीं है। इसको लगता है कि मेरी जो ये सिचुएशन है, जो मेरे साथ इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन, इनजस्टिस हो रहा है, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। वो उसको एज अ हैव नॉट क्लास प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते कि नहीं ये तो मेरी तरह लाखों लोगों की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं देखते। ठीक है, इसे ही क्या बोला है मार्क्स ने, फॉल्स कॉन्शियसनेस। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि ये मेरे कर्मों की वजह से है, पास्ट लाइफ में जो मैंने कर्म किए थे उसकी वजह से है। तो आप क्या हो, आपके अंदर एक क्लास इन इटसेल्फ की भावना है ना, कि मैं एक क्लास इन इटसेल्फ हूँ। आप अपने आप को एक इनर उसमें देख रहे हो, आप एक अपने आप को क्या कहते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को एज ए सेंट्रल प्रॉब्लम देख रहे हो, इंडिविजुअल प्रॉब्लम देख रहे हो, अपने आप को सेंटर में रख के देख रहे हो, सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम समझ रहे हो। इसको आप जो है इसे एज ए क्लास प्रॉब्लम नहीं देख रहे, इसे क्या बोला है, क्लास इन इटसेल्फ। फिर मार्क्स ने कहा कि ट्रू कॉन्शियसनेस। ट्रू कॉन्शियसनेस का मतलब एक दिन आप
अवेयर हो जाओगे, जो ये प्रोलिटेरिएट क्लास या ये जो हैव नॉट क्लास है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये एक दिन अवेयर हो जाएगा कि नहीं, मेरी ये जो प्रॉब्लम्स है ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है और मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये तो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर की वजह से है। कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है। ये जो सोसाइटी का डिवीज़न हो गया हैव और हैव नॉट में, तो ये तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस वजह से ही मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन इनजस्टिस हो रही है, क्योंकि मेरा रिसोर्स पे कंट्रोल नहीं है, रिसोर्सेज का तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, समझे। तो जब ये अपनी ट्रू कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, जब ये अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे कि इनकी प्रॉब्लम एक्चुअल में कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से, तो अब ये अपनी प्रॉब्लम को कैसे देखेंगे, एज अ क्लास प्रॉब्लम। अब ये उसे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखेंगे, एज अ क्लास लेवल पे देखेंगे। वो देखेंगे कि मेरी तरह जो ये फैक्ट्रीज में और भी काम कर रहे हैं, सिर्फ मेरी ही सिचुएशन ऐसी नहीं है, सबकी है, ठीक है। तो जब सब आपस में बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये अवेयर होंगे, इनके अंदर कॉन्शियसनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी क्लास फॉर इटसेल्फ की। अब ये अपनी प्रॉब्लम को एज अ क्लास फॉर इटसेल्फ, एज अ क्लास प्रॉब्लम देखेंगे, ना कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया रोल ऑफ पेटी बूर्जुआ क्लास, कि पेटी बूर्जुआ क्लास जो है वो प्रोलिटेरिएट के क्लास की हेल्प करता है रेवोल्यूशन में। क्यों करता है मैंने आपको बता दिया, और कैसे करता है मैंने वो भी बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड दिया मार्क्स ने, होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन में क्या होता है कि देखो, हमने पढ़ा था कि ये जो पेटी बूर्जुआ क्लास है और जो ये प्रोलिटेरिएट क्लास है, ये एक साथ मिलके रेवोल्यूशन करेंगे बूर्जुआ क्लास के खिलाफ। तो ये जो डिफरेंट क्लास है, एक पेटी बूर्जुआ क्लास है, एक प्रोलिटेरिएट क्लास है, अब ये कैसे हो जाएंगे, जब ये साथ मिलके रेवोल्यूशन करेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, होमोजीनस ग्रुप, मतलब सिमिलर ग्रुप, ठीक है। ये एक जैसा, जब ये एक ही मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, जब इनका मोटिव ही है कि हमें रेवोल्यूशन करना है, तो ये होमोजीनस हो गए, है ना, एक जैसा ग्रुप बन गए दोनों। हैविंग कलेक्टिव इंटरेस्ट, इनका क्या कलेक्टिव इंटरेस्ट है, रेवोल्यूशन लाना है, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को ख़त्म करना है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को स्टेब्लिश करना है, ठीक है, जहाँ पे हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, हमें जस्टिस मिले और हमारा जो है हमें भी रिसोर्सेज मिले, रिसोर्सेज पे कंट्रोल मिले। इसे क्या कहा गया है, मार्क्स ने क्या कहा है, होमोजिनाइजेशन। दोनों जो ग्रुप है वो अब होमोजीनस ग्रुप की तरह एक जैसी ग्रुप के साथ विद सेम इंटरेस्ट काम करेगी, ठीक है, अगेंस्ट बूर्जुआ क्लास, ठीक है। अब मार्क्स कहते हैं कि जब ये दोनों ग्रुप साथ में हो गए, प्रोलिटेरिएट क्लास और पेटी बूर्जुआ क्लास, तो अब रेवोल्यूशन हो जाएगा। रेवोल्यूशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, जो लास्ट स्टेज है हमारी क्लास स्ट्रगल का, जो ये क्लास स्ट्रगल स्लेव सोसाइटी से स्टार्ट हुई थी, फ्यूडल सोसाइटी में चली, और जो ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर क्लास स्ट्रगल का, इस स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया जाएगा रेवोल्यूशन के द्वारा। और उससे सबसे पहली सोसाइटी कौन सी आएगी, सोशलिज्म। मतलब रेवोल्यूशन के बाद जो इमीडिएट सोसाइटी आएगी वो कौन सी आएगी, सोशलिस्ट सोसाइटी। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि सोशलिस्ट सोसाइटी में डिक्टेटरशिप होगी प्रोलिटेरिएट की। मतलब ये जो आज का हैव नॉट क्लास या प्रोलिटेरिएट क्लास है, थोड़े टाइम तक इसकी डिक्टेटरशिप रहेगी, ठीक है। गवर्नमेंट हो गया, स्टेट हो गया, रिसोर्सेस हो गए, सब प्रोलिटेरिएट क्लास के हाथ में रहेगा। इस समय ये जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस रही है, हिस्टोरिकल मिस्टेक्स रही हैं, उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब वो सारी चीज़ों को सही करेंगे, सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो पूरा चेंज करेंगे, और यहाँ पे जस्टिस करेंगे सबके साथ, ठीक है। जस्टिस करेंगे सबके साथ और अपने साथ भी, ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसोर्सेज का दोबारा,
ठीक है। रिसोर्सेज का दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपकी नीड्स के ऊपर, ना कि आपकी ग्रीड के ऊपर, ठीक है। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एज पर योर नीड्स एंड एज पर योर स्किल्स, ठीक है। आपने जितनी मेहनत की, आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी ही आपको रिसोर्सेज दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसका बहुत ज़्यादा उसको अक्वायर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका किया जा रहा है, जैसे पहली सोसाइटी में हुआ था, फ्यूडल, स्लेव या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो एक वेल्थ को जो अमास कर लिया गया था, इकट्ठा कर लिया गया था। ऐसा नहीं होगा। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड्स एंड द स्किल्स एंड योर ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। जितना आप कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे सोसाइटी में उतनी ही आपको वेल्थ या रिसोर्सेज मिलेगी, ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये जो क्लास है सोसाइटी में, जो हैव और हैव नॉट क्लास आती है, वो किस वजह से आती है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर को देखना। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कब आता है कि जब एक ग्रुप ने, हैव ने, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ रिसोर्सेज को अपने पास एक्वायर कर लिया। उसने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं और एक्वायर करूँगा, तो ये उसकी होती चली जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, है ना। तो समाज में सबसे पहले करेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म। प्राइवेट प्रॉपर्टी को जैसे ही ख़त्म करेंगे, सोसाइटी में किसी भी तरीके का ग्रुप ही नहीं रहेगा, क्योंकि अब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रही। प्रॉपर्टी सिर्फ एक ग्रुप की नहीं है, अब सबकी हो जाएगी, है ना। कॉमन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देखो, तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म किया तो कम्युनिस्ट सोसाइटी आ गई, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म किया तो हैव और हैव नॉट क्लास भी ख़त्म हो गए, क्योंकि हैव और हैव नॉट क्लास का जो फॉर्मेशन था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही था, है ना। समझ गए आप कैसे था, है ना। तो अब कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी क्लासलेस होगी, ऑब्वियसली क्लासलेस होगी। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं रही तो क्लासेस ही नहीं रहेगी ना सोसाइटी में, ना हैव रहेगा ना हैव नॉट रहेगा। मतलब किसी भी तरीके की डिवीज़न नहीं रहेगी सोसाइटी में, किसी भी तरीके की ग्रुप नहीं होगी सोसाइटी में, और सोसाइटी स्टेटलेस भी होगी। किसी भी तरीके का स्टेट नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि मार्क्स का कहना है कि जो गवर्नमेंट में जो बैठे लोग हैं ये भी हैव क्लास ही हैं, ठीक है। तो जब हैव क्लास जो है, जब वो ख़त्म हो जाएगा, आपने पढ़ा था ना कि हैव क्लास सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो मार्क्स का कहना है कि जैसे ही कम्युनिज्म आता है, क्लास ख़त्म हो गई, हैव और हैव नॉट क्लास ख़त्म हो गए, तो स्टेट भी ख़त्म हो जाएगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और सोसाइटी कैसी होगी, जस्ट सोसाइटी। यहाँ पे जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मार्क्स की सोसाइटी स्टार्ट होती है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, ऐसी ही वहाँ पे आपने देखा था कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में सबके पास इक्वालिटी होती है, ऐसे ही इक्वालिटी इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी होगी। मतलब अब जो यहाँ पे रिसोर्सेज या जो प्रॉपर्टी होंगे वो प्राइवेट ना हो के कैसे होंगे, कॉमन होंगे, ना। कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन रिसोर्सेज जिस पे सभी का समान अधिकार होगा, जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी में था। अब देखो इतना कुछ हो गया तो क्लास स्ट्रगल भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के ख़त्म होते ही क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो गया। क्यों हो गया ख़त्म, क्योंकि क्लास स्ट्रगल किसके बीच चल रहा था, हैव और हैव नॉट के बीच में। तो जब हैव और हैव नॉट ही ख़त्म हो गए, दोनों ग्रुप ही ख़त्म हो गए, अनइक्वल ग्रुप ही ख़त्म हो गए, तो फिर तो क्लास स्ट्रगल भी, इनके बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था वो भी तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो PYQ देख लेते हैं इस टॉपिक पे। एग्जामिन कार्ल मार्क्स व्यूज़ ऑन क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ विथ रेफरेंस टू प्रोलिटेरिएट, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि क्लास इन इटसेल्फ पे मार्क्स ने क्या कहा था। क्लास इन इटसेल्फ कैसी सिचुएशन है, जब आप अपनी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे देखते हो, ठीक है, और जब आप अपनी प्रॉब्लम को एज अ क्लास प्रॉब्लम नहीं देखते हो। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके अंदर
फॉल्स कॉन्शियसनेस है कि ये सब जो आपके साथ हो रहा है, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन थ्रू आउट द हिस्ट्री, इट्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, पास्ट डीड्स, एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कलेक्टिव प्रॉब्लम। ठीक है, क्लास की जो कलेक्टिव प्रॉब्लम है आपके हैव नॉट क्लास की, उसको लेके आप अवेयर नहीं हो। फिर मार्क्स ने क्लास फॉर इटसेल्फ बोला है कि जैसे ही आपके अंदर ट्रू कॉन्शियसनेस आती है, जैसे ही आप कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को समझते हो, है ना, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को समझते हो, आप देखते हो कि नहीं, मेरी सिचुएशन का रियल रीज़न जो है वो तो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ये सब, कि मेरे पास तो किसी भी तरीके का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। एक ग्रुप कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट द हिस्ट्री सिर्फ प्रॉफिट ही बनाना चाह रहा है मेरा एक्सप्लॉयटेशन करके। तो ये आपकी क्या है, ट्रू कॉन्शियसनेस है। और जैसे ट्रू कॉन्शियसनेस आएगी, आप क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाओगे। आप फिर अपनी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे ना देख के क्लास लेवल पे देखोगे। आपके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब अपनी क्लास की प्रॉब्लम को लेके यू विल बी कॉन्शियस, यू विल बी अवेयर। ओके, सो इसे क्या बोला गया है, क्लास फॉर इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ विदिरतो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स कहते हैं कि जो ये जितनी भी सोसाइटी एग्जिस्ट की है आज तक, चाहे स्लेव सोसाइटी, चाहे फ्यूडल सोसाइटी, चाहे कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, तो इन सारी सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल होता आ रहा है ना। तो देखो, स्लेव सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल किसके बीच में था, मास्टर्स और स्लेव्स के बीच में था। फ्यूडल सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल किसके बीच में था, फ्यूडल लॉर्ड और सर्फ के बीच में था। अब हमने देखा कि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है आज की, इसमें जो क्लास स्ट्रगल है किसके बीच में है, बूर्जा क्लास और प्रोलिटेरिएट क्लास के बीच में। तो देखो, थ्रू आउट हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल तो चल रही है ना, तो उसको आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, एंड आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। इसी के साथ हमारी क्लास स्ट्रगल का भी टॉपिक ख़त्म होता है और हमारा कार्ल मार्क्स का भी टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के। आई होप आपको वो नोट्स काम आएंगे। ठीक है, और आपको सारा कॉन्सेप्ट भी समझ आया हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम इमाइल दरखीम का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करो। सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं, जो नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ भी उनको ये काम आ सकता है, कंटेंट काम आ सकता है। और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फीडबैक दो। ठीक है, थैंक यू।